नमस्कार दोस्तों। एक अमीर व्यक्ति ने एक भूखे गरीब व्यक्ति से पूछा कि भाई 2+2 कितने होते हैं। तो वो गरीब व्यक्ति बोलता है, वो भूखा व्यक्ति बोलता है 4 रोटियां। अब उसके बाद अमीर व्यक्ति दूसरा क्वेश्चन और पूछता है, बता 5+3 कितने होते हैं। तो वो गरीब व्यक्ति बोलता है, जी हाँ 8 रोटियां। दोस्तों यहाँ पर वो जो गरीब है, जो भूखा व्यक्ति है, उसे हर तरफ केवल रोटी दिखाई देती है, क्योंकि उसकी नीड केवल 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 रोटी की है। जिसको जिसकी आवश्यकता होती है ना, हर दिशा में वो उसको खोजने का प्रयास करता है। आई होप सो आप मेरी बातों को समझ पाए होंगे। आने वाले समय में कहीं भारत की हालत भी ऐसे ना हो जाए कि गरीब और गरीब होता जाए, अमीर और अमीर होता जाए, और हर इंसान से, जी हाँ, जब कोई अमीर व्यक्ति कोई सवाल करे तो उसके लास्ट में हम सभी जनता केवल रोटी शब्द को ऐड ना कर दें। आई थिंक सो आप मेरी बातों को अब तो अच्छे से समझ चुके होंगे। सो गाइस, कल पहली बार हमने हरियाणा में देखा विधानसभा चुनाव के प्रचार में राहुल गांधी उतरे, और दूसरी तरफ जी हाँ हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उतरे। और उतरते ही पहले दिन जी हाँ राहुल गांधी ने हरियाणा में चुनाव प्रचार भी किया, और वो भी ऐसा धुआंधार चुनावी प्रचार करा कि इन्होंने गर्दा उड़ा दिया। जी हाँ, गर्दा यूँ उड़ा दिया, मैं इसलिए इस सब का प्रयोग कर रहा हूँ क्योंकि इनकी सभा में जी हाँ जो लोग आए थे उसकी संख्या बहुत ही अधिक थी। लेकिन दूसरी तरफ जो बीजेपी की रैलियां हो रही हैं, वहाँ पर वो लोग चिड़िया उड़ी खेलने पर भी क्या हो रहे हैं, मजबूर हो चुके हैं। मतलब कि उनके रैली पर ज़्यादा लोगों की भीड़ नहीं आ रही है। जो पहले इनकी हवा चलती थी, जी हाँ भाजपा वालों की, अब वो हवा बिल्कुल थम चुकी है, या फिर हम कह सकते हैं उस हवा ने अपना रुख परिवर्तित कर दिया है राहुल की तरफ। क्योंकि दोस्तों राहुल गांधी अब ज़मीनी स्तर पर उतर चुके हैं, और इनको राजनीति की समझ अब बहुत ही अच्छे से आ चुकी है भारत जोड़ो यात्रा के बाद। जी हाँ, हमने देखा वो किस तरह से कुली से मिलते हैं, डीटीसी ड्राइवर से मिलते हैं, कैब ड्राइवर से मिलते हैं, जूडो कराटे बच्चों को सिखाते हैं, लोको पायलट से मिलते हैं, मणिपुर जो हिंसा हुई थी वहाँ जाते हैं, हाथरस जो कांड हुआ था वहाँ जाते हैं, वायनाड में जाते हैं, और दोस्तों कभी कभी जी हाँ ये स्टूडेंट के बीच में बैठ करके उनसे सुनवाई लेते हैं। उनकी जो दशा है, जो उनकी दिशा है, उनकी क्या मंशा है, उनकी क्या मजबूरी है, उनकी क्या आवश्यकता है, उसको समझने का प्रयास करते हैं। दोस्तों कभी भी किसी भी नेता को अगर हकीकत समझनी है तो ज़मीनी स्तर पर उतरना होगा, तभी वो समझ पाएगा कि आखिरकार भारत की जनता को किसकी नीड है। जी हाँ, रोटी की या फिर किसी और चीज़ की। सो गाइस, इनके पास चुनावी प्रचार में जी हाँ जिस समय ये रैली कर रहे थे, राहुल गांधी के पास मुद्दे थे, जैसे बेरोजगारी को लेकर के, महंगाई को लेकर के, किस तरह से विपक्ष ने जी हाँ एक बहुत बड़ी खाई पाट दी है अमीरों की और गरीबों की, गरीब और गरीब, अमीर और अमीर। इन्होंने कल की रैली में अनंत अंबानी, मतलब कि मुकेश अंबानी की बेटे की जो शादी हुई थी, उसमें हर सिंगर आया, हर बड़े से बड़ा तबका आया था, और इस शादी की तुलना इन्होंने करी थी अयोध्या मंदिर के साथ में। अयोध्या में दूसरी प्राण प्रतिष्ठा हुई है, उसमें हर बड़ा तबका आपको, इंसान आपको अवेलेबल मिला। वहाँ पर बड़े से बड़े धंधा सेठ वहाँ पे आए, लेकिन वहाँ पर गरीब किसान आपको एक नहीं दिखाई दिया। जी हाँ, वहाँ पर आपको कोई गरीब व्यक्ति नहीं दिखाई दिया, क्योंकि गरीबों की गिनती, किसानों की गिनती बहुत ही बाद में आती है, पहले ये लोग आते हैं। इस पर एक सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है वर्तमान की सत्ताधारी सरकार के ऊपर, मतलब कि बीजेपी के ऊपर। दोस्तों वहीं पर मोदी सरकार की जो लहर है अब हरियाणा में बिल्कुल बंद हो चुकी है, क्योंकि यहाँ की भी जनता चाहती है कि इस बार परिवर्तन होना चाहिए और नई सरकार को आना चाहिए। मतलब कि सबका रुझान बना हुआ है राहुल गांधी की तरफ, मतलब कांग्रेस पार्टी की तरफ। दोस्तों कहते हैं कि समय और समझ एक साथ, जी हाँ, किसी इंसान को बड़ी मुश्किल से आती है। जी हाँ, जब समय होता है तो इंसान के पास समझ नहीं होती, मतलब कि समझ नहीं आती है उसको, लेकिन जब उसको समझ आती है तब उसके पास समय नहीं होता। और यही हालत सेम इस समय वर्तमान समय के अंदर बन चुकी है भाजपा सरकार के साथ। मैं ये बिल्कुल नहीं बोलूँगा कि कहीं ना कहीं भाजपा सरकार का पत्ता पूरी तरह से हरियाणा में साफ है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कुछ सीट तो पक्का प्राप्त करेंगे, लेकिन इस सीट में कितना इजाफा प्राप्त करना है, जी हाँ 90 सीटों में से कितनी सीटें प्राप्त करनी है, अभी भी इनके हाथ में बहुत बड़ी कहानी छुपी हुई है। जी हाँ, अगर ये हिम्मत की मुट्ठी को खोल दें और दोषारोपण के फेस्टिवल को एंजॉय करना बंद कर दें, तो शायद यहाँ की कहानी अभी भी परिवर्तित हो सकती है, क्योंकि 5 अक्टूबर में अभी समय है। जी हाँ, कुछ दिन और बाकी हैं।
इस 5 अक्टूबर तक जिनकी जो भी रैली होनी है उस पर केवल मुद्दे की बातें करें। और हाँ, ये मैनिफेस्टो जो जारी कर चुके हैं अपना, और मैनिफेस्टो जारी करते समय इस मैनिफेस्टो को ज़मीनी स्तर पर उतारने का भी पूरे दिल से प्रयास करें। बाकी दोस्तों बताएगा वो आने वाला वक्त, जो पिछले 10 सालों में नहीं हो पाया वो आने वाले सालों में होगा या फिर नहीं। सो गाइस, हम देख पा रहे हैं कि लगातार, जी हाँ लगातार 1 सितंबर को इनकी पहली जन आशीर्वाद रैली हुई थी। वहाँ पर निर्बड़ा सन्नाटा, मतलब कि ज़्यादा वहाँ पे लोग नहीं आए। इनविटेशन दिया 10 लाख लोगों को, आए कितने? मात्र 3 से 4 हज़ार लोग। उसके बाद दोस्तों 14 सितंबर को कुरुक्षेत्र में पीएम मोदी जी की रैली हुई थी, जहाँ पर चेयर आपको खाली नजर आती हुई दिखाई दी। जी हाँ, लोगों की तरफ कैमरा कम था, केवल मंच की तरफ कैमरा ज़्यादा था। उसके बाद 25 सितंबर, अभी 2 दिन पहले एक रैली हुई थी इनकी, उसमें भी ज़्यादा खास लोग नहीं आए। और सबसे बड़ी बात ये कि इनका मनोबल इनके नेताओं ने ही ब्रेक कर दिया है, जिसमें कंगना नंबर 1 पर है, जिसमें संजय गोयकवाड़ नंबर 1 पे है। जी हाँ, 3rd नंबर पे आपके आते हैं तरिंदर सिंह। इनके बयानबाजी के द्वारा बीजेपी की जो किरकिरी हुई है, जो छवि खराब हुई है, उसके कहने क्या। और इस छवि खराब में 4 चांद लगाने वाली हैं कंगना रनौत, जो किसानों को, जी हाँ, कहती हैं कि किसान किसान नहीं बल्कि आतंकवादी हैं, ये भारत को 2 हिस्सों में बांट रहे हैं। सोचिए, क्या ऐसे व्यक्ति को टिकट देना बनता था? अब मंडी ने क्या जितवाया, क्यों जितवाया, क्या इनमें ऐसा देखा जिससे कि इनको जितवा दिया, इनको सांसद बना दिया? अब ये क्या ही मंडी का भला करेंगे, ये तो बताएगा आने वाला वक्त। सो गाइस, हमने अभी कुछ समय पहले देखा कि इन सब का मनोबल ब्रेक हो चुका है। जो हमारे टॉप लीडर है इन सब का, अब इनका जाने का रैली में मन भी नहीं कर रहा है, और खास इनके पास मुद्दे है भी नहीं, क्योंकि मोटिवेशन प्राप्त करने के लिए कोई सामने होना चाहिए ना, कि यहाँ भी जनता हमको सही है। मतलब फिर तो क्या होगा, कहता भी दीवाना है, सुनता भी दीवाना है। मतलब कि अपने ही नेताओं को हम लोग अपने प्रवचन दिए जा रहे हैं, दिए जा रहे हैं, दिए जा रहे हैं। आपको याद होगा हरियाणा चुनाव में गृह मंत्री जो अमित शाह हैं, तो इन्होंने एक रैली करी थी, 2 रैलियाँ एक दिन में इन्होंने करी थी बैक टू बैक, राइट। भिवानी के लोहारू में 24 मिनट का भाषण दिया, पैकअप कर दिया। दूसरे भाषण में पहुंचे, वहाँ पर 10 मिनट में पैकअप कर दिया। दूसरी इनकी रैली हुई थी फरीदाबाद के अंदर। मतलब कि अब इनका खुद मन खट्टा हो चुका है, इनको साफ साफ दिखने लगा है कि अब हमारी यहाँ पर दाल नहीं गलने वाली है, क्योंकि यहाँ की जनता चाहती है अब परिवर्तन, परिवर्तन, केवल परिवर्तन। और यहाँ पे दोस्तों इनके अंदर ही, पार्टी के अंदर कोल्ड वॉर चल रहा है। जी हाँ, खट्टर वर्सेस नायब सिंह सैनी, खट्टर वर्सेस अनिल विज, जी हाँ, खट्टर वर्सेस अभिमन्यु, खट्टर वर्सेस शर्मा जी। भैया आप खुद तो तय कर लो कि किसको सीएम बनाना है, किसको सीएम नहीं बनाना। सब लोग ओपन मंच में जाकर के बिल्कुल बिंदास जनता से बोलते हैं कि अगले सीएम तो हम ही होंगे, और इतनी बड़ी बात आपकी जनता बोल रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आपके जो रूल्स रेगुलेशंस है आपके सरकार के, आपके खुद के नेता ही आपके कंट्रोल में नहीं है। जिसका जो मन आता है बिंदास बोल देता है, बाद में सॉरी बोल करके अपना पल्ला झाड़ लेता है। लेकिन ऐसे बात नहीं बनेगी। जनता दोस्तों ध्यान रखिएगा, भोली हो सकती है बट मूर्ख नहीं हो सकती है। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल हमने देखा था जब 2013 में विधानसभा चुनाव हुए थे दिल्ली के अंदर। जी हाँ, 70 में से 67 सीटें लाना कोई आम बात नहीं थी। मतलब इसका ये था, इतना बड़ा प्रतिशत मात्रा सीटों का, मतलब इसका ये था कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने ही, बीजेपी के आला कमान ने ही कहीं ना कहीं ईवीएम मशीन के सामने जाकर के जो बटन दबाया वो दबाया आम आदमी पार्टी का, मतलब कि झाड़ू का। इसका अर्थ ये निकलता है साफ साफ। हरियाणा में जो वर्तमान में सत्ताधारी सरकार है, मतलब कि भाजपा, पूरा प्रयास कर रही है कि वो अपनी हैट्रिक लगा ले, लेकिन संभावना इस बार इनकी इतनी है नहीं। और वहीं पर दोस्तों जो विपक्ष की पार्टी है, मतलब कि कांग्रेस की जो पार्टी है, वो अपने 10 साल के वनवास को ख़त्म करने का प्रयास कर रही है, अपने, जी हाँ, महत्वपूर्ण मुद्दों को अपनी रैली के अंदर जगा करके ला करके। दोस्तों मैनिफेस्टो की हकीकत ज़मीनी क्या उतरेगी वो तो बताएगा आने वाला वक्त। लेकिन जो हरियाणा में जो सर्वे हुआ है उससे एक बात तो साफ साफ नज़र आती है कि यहाँ पर इस बार परिवर्तन की लहर चल चुकी है। ये है दोस्तों सर्वे का रिपोर्ट। जी हाँ, हरियाणा चुनाव का जो इंटरनल सर्वे हुआ है उसमें कांग्रेस को मिलती है 63 सीटें, और भाजपा को मिलती है 22 सीट, और अन्य को मिलती है 5 सीटें। जी हाँ, और जब दोस्तों इनके यहाँ पर दाल नहीं गली ना, तो विपक्ष की पार्टी को, मतलब कि कांग्रेस की पार्टी को बदनाम करने के लिए इन्होंने, जी हाँ, राहुल गांधी के ऊपर, राहुल गांधी की जो उनकी नागरिकता है उस पर सवाल खड़े करके इन्होंने इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक याचिका दोबारा से दायर करी है। जी हाँ, ये भारत की नागरिक है ही नहीं। सोचिए, आपको याद होगा कुछ समय पहले कोर्ट ने इस याचिका को पूरी तरह से खारिज कर दिया था।
लेकिन यही याचिका फिर दोबारा से दायर कर दी गई। अब इनकी नागरिकता को लेकर के सवाल उठाए जा रहे हैं। दोस्तों, जब किसी नेता की अगर नीयत साफ होती है ना, वो किसी भी तरीके से देश की सेवा कर सकता है। मैं मानता हूँ कि इनका भाई इतिहास कोई दूध का धुला नहीं है। जी हाँ, कांग्रेस ने बहुत कुछ गलत किया है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं दोस्तों कि बड़ों की जो करने की सज़ा है वो उनके बच्चे भुगते हैं। जी हाँ, अगर एक बार हमारा खुद का जो बच्चा होता है, अगर वो किसी क्लास में फेल हो जाता है, तो उसका अर्थ ये नहीं कि हम उसके ऊपर हमेशा के लिए ठप्पा मार दें कि वो तो फेलियर है, वो तो बेकार इंसान है। नहीं ना, एक मौका कम से कम मिलना चाहिए मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से। बाकी आपकी राय क्या, आप मुझे कमेंट करके पक्का बताइएगा। सो गाइस, एक बहुत ही फेमस डायलॉग है एक मूवी का, आपको याद होगा कि अगर क्या कागज़ में साइन नहीं होंगे तो क्या तारा पाकिस्तान नहीं जाएगा। तो वही हाल इस समय बाउंस बैक कर चुके हैं राहुल गांधी भारत की सरजमी पर। मैं मानता हूं कि इस सरकार के ऊपर, मतलब कि कांग्रेस के ऊपर एक ऐसा दाग लगा हुआ है जिसको मिटाने का प्रयास, जी हाँ, ये सभी कर रहे हैं और ये एक अच्छा प्रयास भी है। लेकिन जिसने अपने को खो दिया उस इमरजेंसी के दौर पर, जी हाँ, वो इंसान उस घटना को और अपने चेहरे को कभी नहीं भूल सकता और उनको कभी माफ़ नहीं कर सकता है। बट दोस्तों, मैं बस केवल यही कहना चाहूँगा, पाँचों उंगलियां बराबर नहीं होती हैं और मेरी बातों से कुछ लोगों को शायद ज़रूरत से ज़्यादा हल्दी, मिर्च, नमक या फिर हो सकता है पूरी मसलदानी उनको लगे, तो वो इस वीडियो पे अपना कमेंट बिंदास कर सकते हैं। बट प्लीज़ किसी को लेकर के गलत शब्दों का प्रयोग प्लीज़ मत करिएगा। लेकिन यहाँ पर मैं बस यही कहना चाहूँगा, विश्वास करिए, लेकिन किसी भी पार्टी पर, किसी भी व्यक्ति पर अंधविश्वास मत करिए। जी हाँ, ना ही मेरी बातों पर, ना ही किसी नेता पर जिससे आपको लगती है कि उम्मीद कि हाँ, ये व्यक्ति आपके उम्मीदों पर खरा उतर सकता है, तो उसको आप बिंदास वोट करिएगा। जी हाँ, आप किसी भी राज्य में रहते होंगे, आपके राज्य के अंदर भी चुनाव होते होंगे और आप भी वोट पक्का देते होंगे। सो गाइस, यहाँ पर राहुल गांधी का राजनीति एक्सपीरियंस कोई छोटा मोटा नहीं है कि भैया ये कल यहाँ पर आए हों और इनकी हम लोग नागरिकता के ऊपर सवाल उठा करके इनको वापस विदेश भेज दें। राहुल गांधी इंडिया के अंदर 2004 से एक्टिव हैं। जी हाँ, चुनावी राजनीति के अंदर ये चल रहे हैं 2004 से। हालांकि 20 साल बाद राहुल गांधी ने संसद में कोई बड़ी जिम्मेदारी संभाली है। जी हाँ, संसद के अंदर आपको पता होना चाहिए, संसद के अंदर सबसे बड़ा होता है लोकसभा स्पीकर, मतलब कि ओम बिरला जी। सेकंड रैंक पे आते हैं माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी और तीसरी रैंक होती है विपक्ष के नेता की, मतलब कि राहुल गांधी की। जी हाँ, और यहाँ पर इतने बड़े पद पर सीधे ये बैठ चुके हैं। और इस बीच 2004 से लेकर के 2014 तक पूरे 10 साल तक उनकी पार्टी की सरकार रही थी, लेकिन राहुल गांधी संसद में किसी भी पद पर आपको नहीं दिखाई दिए। जी हाँ, चाहते तो इनके परिवार वाले अपने बच्चे को, जी हाँ, अपने इकलौते पुत्र को सीट दे सकते थे, जैसा कि अभी हमने देखा कुछ समय पहले। जी हाँ, अमित शाह के बेटे जय शाह, अरुण जेटली जी के जो बेटे हैं, वो देखिए किस तरह से दोनों जो बच्चे हैं वो इस समय क्रिकेट जगत को संभाल रहे हैं। आपने देखा होगा स्वराज की जो पुत्री हैं, ठीक है, बांसुरी स्वराज, वो इस समय पद को संभाल रही है। ब्रजभूषण को टिकट नहीं दिया तो उनके बेटे को टिकट दे दिया और यहाँ देखिए उनकी तस्वीर। ऐसी एक लंबी चौड़ी लिस्ट है आपके सामने। आप सोचिए एक बार क्या चल रहा है, मतलब कि अपने ही परिवार के लोगों को ये अप्रिसिएट कर रहे हैं, मोटिवेट कर रहे हैं, उनको आगे बढ़ा रहे हैं। बिल्कुल सही है, मैं मानता हूँ कि आप आटे में नमक चलाओ, बिल्कुल चलाओ, लेकिन अगर आप दोस्तों नमक में आटा चलाओगे, गरीब को और गरीब बनाओगे, अमीर को और अमीर बनाओगे, और गरीब आपके लिए, जी हाँ, आपकी छवि खराब करने का जरिया बन जाता है, उस गरीबी को आप लोग हरे पर्दे से ढक दोगे, तो ये बहुत बड़ा सवाल है वर्तमान की सरकार के ऊपर। G20, जी हाँ, जो शिखर सम्मेलन दिल्ली में हुआ था, उस समय आपको याद होगा किस तरह से गरीबी झुग्गियों को हरे पर्दे से ढक दिया गया था। जब VIP लोग एंट्री कर रहे थे उस रोड के आसपास, जी उनको सब अच्छा दिखाई दिए, वहाँ पर हरे पर्दे लगा दिए गए थे। और यही हाल हुआ था अयोध्या के अंदर। आपको पता होगा जो राम पथ बना था, दिया उस समय इतना डेकोरेशन के चक्कर में गरीबों को भी कहीं ना कहीं एक थोड़ी सी पतली सी दीवार खड़ी करके उनको पीछे समेट दिया गया था। तो ये है वर्तमान में गरीबों की वैल्यू। थिंक अबाउट इट, विचार एक बार आप लोग जरूर करिएगा कि हम किस देश में जी रहे हैं। जी हाँ, अमृत काल हमने बोल तो दिया, क्या अमृत काल वास्तव में जमीनी स्तर पर उतर पाया है? जी हाँ, हम विश्व गुरु बन चुके हैं आंकड़ों के अंदर। क्या वास्तव में हम अपने देश के गुरु, देश छोड़िए अपने राज्य के गुरु, राज्य छोड़िए अपने जिले के गुरु बन पाए हैं? जी हाँ, आपका विधायक आपके एरिया में काम कर पाया है? जी हाँ, अगर छोटे से साइन कराने के लिए, आपका फॉर्म अपना अटैच करवाने के लिए उसके ऑफिस के 2 से 3 चक्कर काटने पड़ते होंगे। ये हो चुके वर्तमान में इस समय हालत, और ये है हमारा अमृत काल।
और कहीं ना कहीं दोस्तों जो भारत की वर्तमान में स्थिति बनी हुई है उसके जिम्मेवार हम लोग भी तो हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं इन सभी नेताओं को चुन के कौन लाता है, हम खुद लेके आते हैं। दोस्तों जैसी करनी वैसी भरनी, जी हाँ ये बात तो आपको बखूबी पता होगी। और हम सभी की आंखें खोलने के लिए हमारे स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने बहुत ही खूब कहा था। इन्होंने कहा है कि हमने चांद पर तो कदम रख लिया, लेकिन ज़मीन पर कैसे चलना है ये हम अब तक नहीं सीख पाए। जी हाँ, ये भारत देश वो देश है जहाँ पर घोड़ों को घास तक नहीं मिल रही है और गधे च्यवनप्राश खा रहे हैं। जी हाँ, युवा इस समय 15,000 रुपये महीने की जॉब प्राप्त करने के लिए, जी हाँ डबल MA मतलब कि पोस्ट ग्रेजुएट कर रखा है, युवाओं ने ग्रेजुएशन कर रखी है, वो इस समय सफाई कर्मचारी बनने के लिए लंबी लंबी कतारों में लगा हुआ है। जी हाँ, युवा मजबूर हो चुका है इस समय डंकी मारने के लिए। जी हाँ, इस समय कहीं ना कहीं पेरेंट्स भी बच्चे को अप्रिसिएट कर रहे हैं, बेटा यहाँ कुछ नहीं रखा, तू डंकी लगा और विदेश जा, 2 पैसा कमा। जी हाँ, कुछ तो कर कम से कम। सोचिए, पेरेंट्स अपने खेतों को बेच बेच के बच्चे को डंकी मारने के लिए मजबूर कर रहे हैं और वो खुद भी मजबूर हो रहे हैं। और कहीं ना कहीं दोस्तों इसकी जो बीज बोई है वो कहीं ना कहीं वर्तमान की सरकार ने बोई है, या फिर जो पिछली सरकार आई थी उसने बोई है। अब दोस्तों ये सीरत आखिरकार भारत की बदलनी चाहिए, क्योंकि अब दोस्तों बहुत हो गया, क्योंकि अब सहने की सीमा बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। अब चाहिए धरती को परिवर्तन, अब चाहिए हर गरीब को परिवर्तन। बाकी इसमें आपके क्या विचार है आप मुझे कमेंट करके पक्का बताइएगा। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।